तो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का रिवीजन खत्म कर देंगे। ठीक, तो कल लेके आएंगे आधुनिक भारत का रिवीजन करेंगे और आधुनिक भारत का भी 2-3 लेक्चर में खत्म कर देंगे, उसका भी रिवीजन। तो जो ये 60 दिन का था, ये 60 दिन से कम में ही अब लोग बीबीएससी प्रीलिम्स का सारे क्विक रिवीजन कर लेंगे, सारे टॉपिक का। ठीक, तो आप लोग का रिवीजन कैसा चल रहा है? तो आशा कर रहे हैं कि अच्छा ही चल रहा होगा आप लोग का रिवीजन। और आप लोग अभी तक बीबीएससी नोटिफिकेशन नहीं दिया है, तो थोड़ा डाउट भी हो रहा होगा कि 17 नवंबर को पेपर होगा या नहीं होगा। तो भाई ये तो कोई नहीं बता सकता बीबीएससी के सिवा। और एक बात और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 1700 प्लस शायद वैकेंसी सीट आने वाला है। तो ये तो खुशखबरी है भाई, जितना वैकेंसी ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। ठीक, 800-900 में से तो बेहतर ही है ना कि 1700-1500 हो लमसम। ठीक, तो तैयारी मस्त होनी चाहिए। तो चलिए ये चालू कर दे रिवीजन। भक्ति आंदोलन देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन में देखें तो दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन का प्रसार देखें तो अलवार और नयनार संतों ने किया था। ठीक, और अलवार संत देखें तो ये विष्णु भगवान से संबंधित है, और नयनार संत देखें तो शिव भगवान से संबंधित है। और याद रखने के लिए बता दें कि नयन मतलब आंख, अगर कहते आंख तो नयन तो शिव भगवान के तीसरा आंख है यहाँ पे, तो नयन अगर है तो शिव भगवान से संबंधित है। और महाराष्ट्र में देखे तो वैष्णव परंपरा, वैष्णव भक्ति कायम थी पहले से ही। ठीक, और वहां देखे तो 2 संप्रदाय में विभक्त था, 2 संप्रदाय में विभक्त था। वो कौन कौन सा संप्रदाय है? तो वारकरी और धारकरी संप्रदाय विभक्त था। और वारकरी संप्रदाय देखिए तो ये कृष्ण भगवान से संबंधित था। ठीक, और धारकरी संप्रदाय देखिए तो ये राम भगवान से संबंधित है, राम भगवान की पूजा करते थे वो लोग। ठीक, अब यहां देख ले शंकराचार्य, देख ले किसका मत कौन सा मत दिया था? तो अद्वैतवाद। ये मानव के मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान पर विशेष बल देता है। और विशिष्ट द्वैतवाद में देखिए रामानुजाचार्य ये भक्ति पर बल देता है। द्वैतवाद का मत के संस्थापक कौन देखे कौन है? तो माधवाचार्य है। और द्वैतवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो निम्बकाचार्य माने। निम्बकाचार्य भी भक्ति आंदोलन पर बल दिया है। और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद पर बल दिया है। तो शुद्धाद्वैतवाद में क्या कहा गया है? तो हम देखें तो ये देखिए तो पुष्टि मार्ग के सिद्धांत पे चलता है। ठीक, और ये भी वल्लभाचार्य भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग को ही अपनाता है। उसमें वो कृष्ण और राधा कृष्ण प्रेम की भक्ति को बल देता है, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक, और यहाँ 2 कथन याद रखेंगे। 2 कथन कौन कौन से? तो रामानुजाचार्य के एक कथन है, तो वो सुन लेते। रामानुजाचार्य के कथन क्या है? रामानुजाचार्य ने कहा था कि रामानुजाचार्य का कथन है कि मनुष्य को सुख मिले यही मेरा एकमात्र स्वार्थ है। अगर पूछे ये कथन किसका है? तो ये रामानुजाचार्य का कथन है। ठीक, और एक निम्बकाचार्य का कथन देखे तो जो ईश्वर की शरण में जाते हैं, जो ईश्वर की शरण में जाते हैं, ईश्वर उन्हीं में भक्ति भावना का संचार करता है। ये निम्बकाचार्य का मत का कथन है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। अब सूफी आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो एक बात याद रखना दोस्त, ये स्लाइड जब मेरे दोस्त मतलब जो बनाता है ना दोस्त, तो उससे ये दिक्कत तो ये हो गई थी कि यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास ही लिखा। तो आप ऊपर नजर मत डालिएगा, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का रिवीजन चल रहा है, बस ऊपर में यहाँ प्राचीन दिख रहा होगा स्लाइड पे, तो वो इसके लिए सॉरी। ठीक, तो सूफी मत देखे तो सूफी मत के बारे में देखे तो ये दो संप्रदाय विभक्त था। एक था बासरा, एक था बेसरा। तो बासरा देखे तो ये इस्लामी कानून का पालन करते थे, ये ध्यान रखेंगे। और बेसरा देखे तो इस्लामी कानून से बंधे नहीं थे। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं भाई, ऐसे करके याद रखना भाई कि बेसरा मतलब नहीं होता है कि आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हो तो नहीं बोल रहे बेशरम कितना है। तो जो इस्लाम कानून में बंदे नहीं थे वो बेसरा कहलाए, और बासरा कानून का जो इस्लामी कानून का पालन करते थे। याद रखने के लिए मैं बस ऐसे ही बोला। ठीक, और बेसरा वो भी दो संप्रदाय का बड़ा था, कलंदर और फिरदौसी में।
और बासरा देखे तो ये चिश्ती, सुहारवर्दी, फिरदौसी और कादरी और नक्शबंदी में बटा हुआ था। ठीक, ये ध्यान रख लेंगे। ये यहाँ ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बासरा संप्रदाय कितने उप संप्रदायों में बटा हुआ, कितने उप संप्रदायों में बटा हुआ है, कौन कौन से उप संप्रदाय संबंधित है बासरा संप्रदाय से। तो 4 ये दे देगा और एक ये कलंदर दे देगा, और इनमें से बताइए कौन सी सुमेलित नहीं है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यहां देख ले किस सिलसिले से कौन कौन संबंधित व्यक्तित्व थे वो जान लेते। तो चिश्ती से देख ले तो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती इससे संबंधित थे, इसके संस्थापक माने जाते हैं चिश्ती के शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। सुहारवर्दी के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया माने जाते हैं, जो मुख्यतः शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी माने जाते हैं। कादरी देखिए तो कादरी के संस्थापक अब्दुल कादरी जिलानी थे। नक्शबंदी के संस्थापक देखे तो ये ख्वाजा वाकी विल्ला थे, जो मुख्यतः ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद कहलाते थे। फिरदौसी देखे तो ये शेख जलाउद्दीन सुर्ख इसके संस्थापक थे। और सतारी देखे तो अब्दुल्ला सतारी इसके संस्थापक थे। सतारी इसके संस्थापक थे। तो ये पूछा जा सकता है कि इससे संबंधित व्यक्तित्व कौन है या संस्थापक कौन है। अब मराठा साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य के बारे में देखें तो ये 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक, पहले ये यहां देख लेते कि भाई ये दिया हुआ है डायमेंशन, ये ऐसे करके 1 मिनट रुक जाना भाई। ये डायग्राम बनाए तो पता है आप लोग का ये डायग्राम कैसे लग रहा है, बताइए। देखिए चालू करते हैं। अच्छा लग रहा होगा डायग्राम देखने में, क्योंकि कम स्पेस में बेहतर जगह से सजाकर लाना भी एक कला है ना। तो देखिए शिवाजी के पुत्र संभाजी और राजाराम के बीच देखे तो मतलब राजा कौन बनेगा राज्याभिषेक के लिए, तो ये संभाजी का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था, तो ये देखिए ये राज्याभिषेक शिवाजी का हुआ था जून 1674 में हुआ था पहला शिवाजी का राज्याभिषेक। और दूसरा देखे तो सितंबर 1674 में हुआ था, क्योंकि उस टाइम में उसकी क्या कहते हैं शिवाजी के माता की देहांत मृत्यु हो गई थी कुछ दिन बाद ही, तो इसीलिए इसे अपशगुन माना गया। ठीक, आध्यात्मिक गुरु देखे तो रामदास माना जाता है शिवाजी के। ठीक, इसके गुरु दादाजी गुरु देखे तो दादाजी कौन देव थे। और माता पिता देखे तो जीजाबाई माता थी और पिता साजी भोसले थे। जन्म देखे तो अप्रैल 1627 में शिवनेग दुर्ग में हुआ था। ठीक, और 1666 में देखे तो आगरा में कैद कर लेने में सफल रहा। 1670 इसमें दूसरी बार सूरत की लूट हुई थी, ये ध्यान रहेगा, मतलब इस भी ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। और 1765 में पुरंदर की संधि हुई थी। इसका सारे डिटेल अपन लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक, 1664 में देखे तो सूरत की पहली लूट और सूरत की दूसरी लूट कब हुई थी, तो 1670 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में देखे तो शाइस्ता खां को पराजित किया था, जो शाहजहां के साला थे, मतलब मुमताज बेगम का भाई था। और 1659 में अफजल खां की हत्या की और शिवाजी की मृत्यु देखे तो 12 अप्रैल 1680 में हो गया था। ठीक, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इसकी सारी कहानी देखेंगे तो अपन लोग सुनेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक, अब शिवाजी के अधीन देखे प्रशासनिक इकाई देखे तो प्रशासनिक स्वराज देखे तो ये छत्रपति होता था। ठीक, महाल देखे तो
महाल देखें तो महाल के अधिकारी सर हवलदार कहलाता था, और तरफ का अधिकारी हवलदार कहलाता था, और मौजा का अधिकारी देखें तो कारकुन कहलाता था, और गांव या ग्राम का अधिकारी देखें तो पाटिल या पटेल कहलाता था। ठीक, अष्टप्रधान, या ये देखिए यहाँ कंफ्यूजन कब होगा, यहाँ पे लिखा है शिवाजी के अष्टप्रधान। एक अपन लोग कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज देखे थे, तो अष्ट दिग्गज और अष्टप्रधान में जब कभी कॉन्ट्राडिक्शन हो तो ध्यान रखना कि अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित है और अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय से। ठीक, तो अष्टप्रधान देखे तो शिवाजी ने अष्टप्रधान कौन कौन से अष्टप्रधान थे, ये मंत्री परिषद को इसमें अष्टप्रधान कहा गया। तो पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था, मंत्री को दैनिक कार्रवाई कहा जाता था, और मंत्री को ही देखे तो वाक्यान्वित का मंत्री तो पूछेगा नहीं, तो ये पूछेगा वाक्यान्वित पूछेगा, और अमात्य को मजमूदार कहा जाता था, जो वित्त मंत्री का अधिकारी होता था, जो वित्त मंत्री का पदभार संभालता था। सचिव देखे तो ये पत्राचार विभाग संभालता था। दबीर या सुमंद देखे तो विदेश मंत्री का पद संभालता था। सेनापति या सरे नौबत देखे तो सैन्य मंत्री का पद संभालता था। पंडित राव देखे तो धर्माधिकारी का पद संभालता था, और न्यायाधीश देखे तो न्याय प्रमुख का पद संभालता था। ठीक, शिवाजी के उत्तराधिकारी देखे तो संभाजी थे, राजा राम थे, ताराबाई, साहू जी और राजा राम द्वितीय थे। तो इसका कार्यकाल देखें तो 1680 से 1689 में संभाजी रहे, और राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक रहे, और ताराबाई 1700 से 1707 ईस्वी तक रहा, और साहू जी, मतलब ये कालक्रम पूछा जा सकता है कि इसके बाद कौन नहीं पूछा जाता कि निम्नलिखित में विचार कीजिए क्रमशः कूट में कौन से सही है, ऐसे करके क्वेश्चन आप बनाए होंगे तो पता चल रहा होगा। साहू जी 700 से 7 ईस्वी, 707 से 1749 ईस्वी, और 1749 से 1770 राजा राम द्वितीय का शासन था। ठीक, तो आप यहाँ अगर डेट ना याद रखे तो कोड भी याद रख सकते हैं। सरासरा, सरातरा, सरा, सरातासारा, 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 ऐसे करके आप अभी से बेहतर कोई बना कोडिंग कर सकते हैं तो करिए, और याद रखिए, याद किसी तरह तो याद रखना है ना भाई, कुछ भी याद रख लो, किसी तरह कोड बना के याद रख लो। तो स से संभाजी, रा से राजा राम, और ता से ताराबाई, सा से साहू जी, और अंतिम के रा से राजा राम द्वितीय, ऐसे करके याद रख लीजिए। ठीक, और मराठा सरदारों का प्रभाव क्षेत्र देखे तो ग्वालियर में सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र था, और पूना में देखे तो पेशवा का, और नागपुर में भोसले का, और इंदौर में होलकर का, और यहाँ ऊपर थोड़ा कर लेते हैं और देखें बड़ौदा में गायकवाड़ का। ठीक, और इसमें पूछा जाता है किनके साथ कैसा संधि किया गया, ये याद रखा जना ज्यादा इंपोर्टेंट है, यहाँ संधि भी है तो ये भी देख लेंगे। तो पेशवा के अधीन मराठा शक्ति देख लेते हैं। जब पेशवा का पद तो बाद में हटा दिया गया था ना, तो जब पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का देखे तो बाजीराव प्रथम, जिसका कार्यकाल देखे तो 1720 से 1740 ईस्वी तक, और बालाजी बाजीराव का काल क्रम देखे तो 1740 से 1761। माधवराव फर्स्ट का कार्यकाल देखे तो 1761 से 1772 ईस्वी। नारायण राव का कार्यकाल देखे तो 1772 से 1773, और रघुनाथ राव का कार्यकाल देखे तो 1773 से 1774। माधवराव नारायण का कार्यकाल देखे तो 1774 से 1796, और बाजीराव द्वितीय का कार्यकाल देखे तो 1796 से 1800 ईस्वी, और बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल देखे तो 1713 से 1720 ईस्वी। ठीक, चालू बेसिकली यहीं से हुआ था, 1713 से 1720। ठीक, तो ये भी कोडिंग करके याद रख सकते हैं। इसमें तो सब बालाजी बाजीराव है भाई, सब में देख बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव। जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो उसे इसमें अगर कोडिंग बनाने में प्रॉब्लम हो तो 1713 से याद रखिए
और 1796 पे अंत करिए, और बीच में एक दो आगे से 2 याद रखिए और पीछे से 2 याद रखिए, ऐसे करके याद रख सकते हैं। बालाजी विश्वनाथ राव और बाजीराव प्रथम शुरुआत में शासन किए, और लास्ट में किस किसने शासन किए, तो माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय सबसे लास्ट में शासन किया। तो ऐसे करके ध्यान रखेंगे, तो वहां 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन देगा तो उसमें एलिमिनेट कर लेंगे, और अगर याद कर सकते तो 5 जितना है सारा याद कर लीजिए। संधिया देख ले, तो पुरंदर की संधि किसके साथ किया गया था, तो मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुआ था। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुआ था, निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। और हम तो ठहरे मानव शिल्परानी, हम तो विचार करेंगे और विचार करके भी गलत क्वेश्चन का आंसर दे के आएंगे, तो ये तो विचारशील प्राणी का लक्षण तो हुआ नहीं, तो इसीलिए ये याद रहना तो जरूरी है। तो फैक्चुअल वाला क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं बात, बताओ भाई, है कि नहीं। तो पुरंदर की संधि देखे तो ये मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुआ था। सगोला का संधि देखे तो बालाजी विश्वनाथ और राजाराम द्वितीय के बीच हुआ था। कब हुआ था ये भी ध्यान रख लीजिए, 1750 में सगोला की संधि, पुरंदर की संधि 1765 ईस्वी में। सूरत की संधि देखे तो ये रघुनाथ राव और रॉबर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था 1775 ईस्वी में। पुरंदर की द्वितीय संधि देखे तो पेशवा माधवराव नारायण और तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है किन के बीच ये संधि हुआ था, और एक क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्रमशः पुरंदर की संधि, सगोला की संधि, सूरत की संधि क्रमशः सुमिलित है, क्रमशः सुमिलित है और या नहीं है। तो ये लाइन से अगर इसके बाद ये संधि हुआ है उस 4 ऑप्शन में, तो ये ऊपर सभी आंसर होगा। अगर कोई गलत है तो उसमें से बस केवल 2 केवल 3 सही होगा। ऐसे करके भी क्वेश्चन अब बनने लगा है, एग्जामिनर देने लगा है। तो अपना तो काम है रिविजन करना, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें डिस्कस करके क्विक रिविजन करना। तो हम तो ऐसे करेंगे भाई। अब बड़गांव की संधि देखिए किन किन के बीच हुआ था और कब हुआ था, तो 1779 ईस्वी में। और किन किन के बीच हुआ, तो पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेज के बीच हुआ था। सालवाई की संधि किन किन के बीच हुआ था, 1782 ईस्वी में। पेशवा बाजीराव माधवराव नारायण और अंग्रेज के बीच हुआ था। तो माधवराव नारायण के बीच देखिए तो बाड़गांव की संधि, सालवाई की संधि हुई थी, और पुरंदर की द्वितीय संधि भी माधवराव नारायण के बीच हुआ था और अंग्रेज के बीच, ये ध्यान रख लेंगे। बसीन की संधि किन के बीच, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1802 ईस्वी में हुआ था। और देवगांव की संधि किन के बीच हुआ था, तो रघुजी भोसले और अंग्रेज के बीच हुआ था। सूर्य अर्जन की गांव की संधि कब हुआ था, तो 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में। और किन किन के बीच, सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था। और राजघाट की संधि कब हुआ था, तो 1805 ईस्वी में हुआ था। और किन किन के बीच हुआ था, तो होलकर तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। पूना की संधि किन किन के बीच हुआ था, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। और कब हुआ था, तो 1817 ईस्वी में हुआ था। और ग्वालियर की संधि देखें तो दौलत राव और तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। और कब हुआ था, तो नवंबर 1817 ईस्वी में हुआ था। मंदसौर की संधि देख ले तो होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था। और कब हुआ था, 1818 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो ये सारे संधि देख लिया अपन लोग, और संधि याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बता ही दिए कि कैसे पूछा जाता है। और आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो पता चल ही रहा होगा। और जो लोग बिहार स्पेशल का भी क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर जाके आप क्लिक करिए और बिहार स्पेशल का भी क्विक रिवीजन करिए। और बिहार स्पेशल का मॉक टेस्ट भी लगाइए। डेली 25 क्वेश्चन लेके आते हैं, हर सब टॉपिक वाइज आ रहा है, और एक भी क्वेश्चन हमको नहीं लग रहा है कि छूटेगा, क्योंकि बिहार स्पेशल से टॉपिक एक टॉपिक से ना क्वेश्चन गतर गतर करके छुड़ाकर बना के लेके आ रहे हैं। तो हमको नहीं लग रहा है कि बिहार से अगर क्वेश्चन पूछा, वो पूछेगा ही बिहार के किसी भी एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन वहां से ना आएगा कंफर्म। ठीक, एग्जाम होगा तब तो बाद में आके बात करेंगे कि देखो क्वेश्चन बिहार से कितना मिला। हूबहू नहीं, लेकिन पढ़े तो रहेंगे भाई, शायद अगर नसीब अच्छा तो हूबहू देखने को भी मिलेगा। ठीक, अब सिख संप्रदाय के बारे में देखिए, सिख संप्रदाय के बारे में देखिए तो सिखों के 10 गुरु के बारे में इसमें डिटेल दिया हुआ है। ठीक, तो चालू कहां से करते हैं, बताओ भाई, चालू कहां से करना है अपन लोग को,
गुरु नानक से, जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। कौन थे? तो गुरु नानक थे। ठीक। और द्वितीय कौन हुए? गुरु अंगद हुए। ठीक। उसमें सारे करने सारे नहीं देखेंगे। गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है? गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है? गुरु अंगद को माना जाता है, जो सिख धर्म के द्वितीय धर्म धर्मार्थ व्यक्ति है। और गुरु नानक देखिए तो सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक, सिख धर्म के संस्थापक प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। ठीक। और सिख धर्म के 10वें गुरु देखें तो गुरु गोविंद सिंह, जो अंतिम है, जो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक। और यहाँ देख लें तो गुरु रामदास के बारे में दिया, जो चौथे गुरु है सिख धर्म के, जो अमृतसर एवं संतोषसर तालाब का निर्माण करवाया। तो अमृतसर और संतोषसर तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु रामदास। ये याद रखेंगे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद जो छठा गुरुदेव है सिख धर्म के। ठीक। और गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। ये ध्यान रखेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में जानते हैं। अब आते हैं अब बाबर पे। ठीक। तो बाबर के बारे में देख लेते हैं। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर। और बाबर को किसने बुलाया था? इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए दौलत खां जो पंजाब के शासक थे, उसे लगा कि मेरा भी क्षेत्र ना इब्राहिम लोदी हथिया ले। लेकिन भाई काबुल से हाथ दो बैठा ही था बाबर, तो उसे कहीं ना कहीं तो जाना था, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में तो युद्ध करना था। और अवसर मिला भारत का, तो इतना बेहतरीन अवसर कौन छोड़ सकता है। और उसके पिता का नाम देखे तो उमेर शेख मिर्जा था। और माता का नाम देखे तो कुतलुब निगार खानम था। और पुत्र हुमायूं कमरान अस्करी या अस्कनी भी लिखा रहता है, और हिंदाल था। बाबर क्या था? तुझे के बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। और इसका कालक्रम देखे तो 1526 से 1530 ईस्वी तक चला था। आप बताइए कमेंट्स में 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था और किन के बीच हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल। डेट भी पूछा जाता है बिहार पीसीएस में, तो खासकर पीसीएस का ये लक्षण है, जब तक डेट ना पूछे तब तक तो चैन ही नहीं आता एग्जामिनर को। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किन के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और कौन जीता था? तो बाबर जीता था। खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। कौन जीता था? तो बाबर जीता था। कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1588 में हुआ था। और किन के बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और जीता किसने था? तो बाबर ने ही जीता था। घाघरा का युद्ध किन के बीच हुआ था? बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1529 को। और किसने जीता? तो बाबर ने ही जीता था। तो पानी, खानवा, चंदेरी, घाघरा लाइन से युद्ध हुआ है। तो एक तो पूछ सकता है किन के बीच हुआ था, एक पूछ सकता है कि कब हुआ था डेट, और एक पूछ सकता है क्रमशः कोड में है व्यवस्थित कीजिए, ऐसे करके। अब हुमायूं के बारे में जान। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में कहा हुआ था? काबुल में हुआ था। 1530 ईस्वी में आगरा में सिंहासन पर बैठा। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया, ना कि हुमायूं ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने किया था। उसकी मृत्यु देखे तो 1556 में हो गया था। ठीक। और देवरा का युद्ध देखे, ये सीढ़ियों से गिर गया था, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुमायूं। ठीक। देवरा का युद्ध देखे तो किन के बीच हुआ था? तो हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के बीच हुआ था। 1532 ईस्वी में हुआ था। और कौन विजय हुआ था? तो हुमायूं। चौसा का युद्ध देखे तो 1539, ये पूछा जाता, बराबर पूछा चौसा का युद्ध, ध्यान रखिए। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब? 1539। किन के बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच। हुमायूं के लिए तो एकदम संकट काल था भाई, संकट काल। शेरशाह का विजय हुआ था। कनौज या बेलग्राम का युद्ध पूछा जाए 1540 में, और किन के बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच। और जीता किसने? शेरशाह।
सरहिंद का युद्ध किन किन बीच हुआ था? तो हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था। और किसने जीता था? हुमायूं। लगभग 15 साल बाद गद्दी पे फिर बैठा था हुमायूं, 1555 में। ठीक, नहीं 15 साल नहीं, 5 साल बाद। ठीक, चलिए डेट देख ही लेते भाई। 1539 में चौथा का युद्ध हुआ था, तो ये तो हो गया 40, तो 10-15 साल सही बोले। 15 साल बाद बैठा 1555 में फिर शासक बना हुमायूं। ठीक, सिरसा सूरी देखे, जिसका कार्यकाल 1540 से 1545। बचपन का नाम देखे तो फरीद खां। महमूद बहार खान लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। किसने शेर खां की उपाधि? तो बहार खान लोहानी। 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने शेरशाह कर लिया। 1545 में कालिंजर विजय के दौरान उसकी मृत्यु होगी, जब कालिंजर के किला पर जब उसने उसे ध्वस्त करने के लिए बम फेंकवाया, तो उसने वो भी ध्वस्त, उसका भी फेस ध्वस्त हो गया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो शेरशाह सूरी ने। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा वो किसानों के लिए, कृषक व्यक्ति के लिए। अकबर का कार्यकाल देखिए तो 1556 से 1605 ईस्वी। जन्म 1542 ईस्वी में कहा हुआ? अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था अकबर का जन्म। माता का नाम देखे तो हमीदो बानो बेगम, और पिता का नाम देखे तो हुमायूं। बचपन का नाम जलाल था अकबर के। बादाम खाई इसके संरक्षक थे। राज्यभिषेक देखे काला नौर में हुआ था 1556 ईस्वी में। मृत्यु 1605 ईस्वी में, अक्टूबर 1605। कब्र देखे तो सिकंदराबाद में बना था, आगरा के निकट। पानीपत का द्वितीय युद्ध देखे तो अकबर हेमू के बीच हुआ था और अकबर विजय हुआ था। और कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। 5 नवंबर को हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, डेट तो याद रखेंगे। पीसीएस डेट भी पूछता है भाई मंथली के साथ। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर विजय हुआ था। कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हुआ था। अकबर के प्रमुख कार्य देखे तो दास प्रथा का अंत किसने अकबर किया था? कब किया था? तो 15, ये कब किया था शायद ही पूछा जाता है। 1562 में किया था। दास प्रथा का तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी, जजिया कर की समाप्ति की थी। राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित किए, किसने किया? अकबर ने किया था। इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खुला था। मजहर की घोषणा किसने की थी? तो अकबर ने की थी। इबादत खाने बंद कर दिया कब? 1582 में बंद कर दिया। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। ये ध्यान रखेंगे। अकबर के 9 रत्न देखे तो 9 रत्न अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, तोडरमल, राज मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ठीक, तो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि अकबर के 9 रत्न निम्नलिखित 9 विचार कीजिए। अकबर के 9 रत्न में सुमिलित नहीं है या संबंधित नहीं है व्यक्ति, और आप सुमिलित करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्वेश्चन पूछा है तो। और सुमिलित करके गलत क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि आप ये देखे नहीं रहेंगे। तो रिवीजन करके जाइए मस्ती में, ठीक, ताकि वहां गलत ना हो सके। अब देख लेते हैं कि अकबर द्वारा विजित क्षेत्र कहां कहां अभियान किया था और किस किस क्षेत्र पे जीता था और किन किन राजा के विरुद्ध अभियान किया था। ठीक, तो मालवा का अभियान वर्ष देखें तो 1561 है, और शासक देखे तो बाज बहादुर के विरुद्ध अभियान किया था। चुनार देखे तो ये भी 1561 है और अफगान शासक के विरुद्ध। आमेर देखे तो 1562 है, और ये देखे तो भारमल के विरुद्ध। मेरता देखे तो ये जयमल के विरुद्ध। गोंडवाना देखे तो ये वहां की शासिका दुर्गावती संरक्षक के रूप में थी, लेकिन वहां का शासक देखे अवयस्क पुत्र था वीर नारायण।
ठीक, रानी दुर्गावती की। और वर्ष देखें तो 1564 ईस्वी। मेवाड़ देखे तो यहाँ पे 2 बार अभियान किया गया, एक बार उदय सिंह के समय, एक बार महाराणा प्रताप के सिंह के समय। तो 1568 में एक बार, एक 1576 में। और रणथौर का अभियान देखे तो सूरजन राय के विरुद्ध किया गया था। कालिंजर का अभियान देखे तो रामचंद्र के विरुद्ध किया गया था। जैसलमेर का अभियान देखे तो रावल हरमराय के विरुद्ध किया गया था। मारवाड़ का अभियान देखे तो रावचंद्र सेन के विरुद्ध किया गया था। बीकानेर का अभियान देखे तो राय कल्याण मल के विरुद्ध किया गया था। जोधपुर के विरुद्ध देखे तो चंद्रसेन के विरुद्ध किया गया था। और गुजरात में देखे तो ये मुजफ्फर खां तृतीय के विरुद्ध किया गया था। गुजरात का याद रखो भाई साहब, ये याद रखो भाई, पूछा जा सकता है, क्योंकि समझ सकते हो कि गुजरात में क्यों बोल रहा हूं। बिहार एवं बंगाल में देखिए उस टाइम दाऊद खां वहां के शासक थे। काबुल में जब अभियान किया अकबर ने तो मिर्जा हकीम के विरुद्ध किया था। कश्मीर में देखे तो यूसुफ खां के विरुद्ध, या कश्मीर वाला भी याद रखे क्योंकि चुनाव हो रहा है इस बार विधानसभा का हुआ। उड़ीसा में देखे तो वर्ष देखे तो 1592 में, और किसके विरुद्ध? निसार खां के विरुद्ध। सिंध में देखे 1591 में किसके विरुद्ध? तो जानी बेग के विरुद्ध। बलूचिस्तान में देखे तो अफगान शासक के विरुद्ध, और वर्ष देखे तो 1595 ईस्वी देखे। कंधार में देखे तो मुजफ्फर हुसैन के विरुद्ध, और कालक्रम देखे तो 1595 ईस्वी में। खान देश के विरुद्ध देखे तो अली खां के विरुद्ध। अहमदनगर के विरुद्ध देखे तो अहमदनगर में देखे तो चांद बीबी के विरुद्ध अभियान किया था 1600 ईस्वी में। असीरगढ़ के विरुद्ध देखे तो 1601 ईस्वी में मीरन बहादुर के विरुद्ध अभियान किया था। ठीक, और जहांगीर के बारे में आप जानते हैं, इसका कालक्रम देखे तो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी है। ठीक, इसका वास्तविक नाम देख ले। अकबर का वास्तविक नाम जलाल, और जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम। ठीक, माता का नाम क्या था? हरखाबाई, और पिता का नाम देखे तो अकबर। पत्नी का नाम मानबाई जगत गोसाई। देख भाई कितनी पत्नी थी। नूरजहां, जिसका नाम था नेहरू त्रिशा। ठीक, पुत्र देखे तो खुसरो, परवेज, शहरयार, जहादार। आत्मकथा देखे तो तुजुक ए जहांगीरी। मकबरा देखे तो शाहदरा में बनवाया गया था। दरबार में आने वाले विदेशी देखे जहांगीर के समय, ये याद रखे भाई, हॉकिंस आए थे किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में। फ्रांसिस्को पेलसाड किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में। ठीक, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं मैं डस्टर को ना, डस्टर डिजिटल डस्टर है ना। 2 अस्पा, सिंह अस्पा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा चलाई किसने थी? तो जहांगीर ने चलाई थी। जहांगीर का शासनकाल देखे तो इसे चित्र बड़ा कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। चित्र कला का स्वर्णकाल माना जाता है। कौन, किसके काल को? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक, ये याद रख लेंगे। और ये 2 अस्पा, सिंह अस्पा प्रथा चलाई थी, ये भी कौन? तो जहांगीर ने, ये ध्यान रखेंगे। शाहजहां का कार्यकाल देखे तो 1628 से 1657 है। ठीक, और वास्तविक नाम देखिए खुर्रम है शाहजहां का, और पिता का नाम, माता का नाम देखिए तो जगत गोसाई, और जहांगीर पिता का नाम। और मुमताज बेगम या महल बोलो भाई, पत्नी थी इसकी शाहजहां की, और उसका पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे जो रील्स में वायरल हो रहा है। और कमेंट सेक्शन खोल के देखो तो भाई बोल रहा है
इसके लिए ताजमहल बनवाया था, इसके लिए, और इसने बनवाया था भाई। उस समय उसके लिए वही ब्यूटी ब्यूटी था। तुम लोग गलत वे में जा रहे हो। उसमें बोलता नहीं जिसको जो पसंद आ जाए, उससे बड़ा कोई हुर नहीं है कि नहीं। तो उसके लिए वही हुर था भाई। इसीलिए कमेंट खोल के अगर जाके देखो ना, इसमें कमेंट भरा पड़ा है भाई, किसके लिए बनाया था। सच बात है भाई, शकल अगर देखा जाए तो उसके लिए तो नहीं बनाना जाना, नहीं बनाया जाना, बट राजा था भाई, मुमताज बेगम। ठीक। और इसकी एक भतीजी थी, मतलब मुमताज बेगम ने उसका चक्कर, इसकी अपनी भतीजी का चक्कर औरंगजेब से चलवाया था। वो भी देखेंगे, उसका नाम भी सुनेंगे। तो जब ये ताजमहल बना, तो ये वो बोला था, हाँ दोस्त, औरंगजेब से बोला गया कि मेरे लिए भी एक मकबरा बनाओ, जैसे मेरी फुआ के लिए मकबरा बना ताजमहल बनाया है। तो ताजमहल की भद्दी नकल, बताओ कमेंट सेक्शन में भाई, ताजमहल की भद्दी नकल किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। और कहाँ पे स्थित है? वो इसीलिए बनवाया था, वो जबरदस्ती की थी। तो जबरदस्ती का काम तो भद्दी नकल ही होगा। और पुत्र देखे तो दारा शिको, औरंगजेब, मुराद, सासूजा। मृत्यु देखे तो जनवरी, भाई जन्म हो, होने दिया और मृत्यु भी तुरंत बता दिया भाई। 1666 में इसकी मृत्यु हुई। 1638 ईस्वी में देखे तो राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। आगरा से सिकरी किसने स्थानांतरित किया? तो अकबर ने। और आगरा से दिल्ली शाहजहां, ये ध्यान रखेंगे। और दारा शिकोह को किसकी पदवी मिली थी? तो शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे मिला था? तो दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, सिरे अकबर शीर्षक के अंतर्गत किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके शासनकाल में देखें तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और चित्रकला के स्वर्ण काल किसे कहा जाता? तो जहांगीर के समय। ठीक। और कब आगरा में ताजमहल में दफनाया गया? ठीक। कब इसका बनवाया गया था ताजमहल आगरा में? युद्ध देख लेते हैं भाई। औरंगजेब के बारे में भी दिया हुआ है। युद्ध के बारे में देख लेते हैं भाई। बहादुरपुर का युद्ध, ठीक, कब हुआ था? 16 फरवरी, सॉरी 24 फरवरी 1658 ईस्वी को। किन किन के बीच हुआ था? तो साई सेना और सासूजा के बीच। ठीक। सासूजा बताओ भाई कहाँ का शासक था? बताओ कमेंट सेक्शन में भाई। और साई सेना विजय हुई थी। धर्मत का युद्ध किन किन बीच हुआ था? तो औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा जसवंत सिंह का व कासिम खां की शाही सेना के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ था। और औरंगजेब विजय हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध, ये पूछा जाता है भाई, इसे 5 स्टार वाला क्वेश्चन मान सकते हो। 29 मई 1685 ईस्वी को औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा दारा शिकोह के बीच हुआ था। और औरंगजेब विजय हुआ था। ठीक। और आप सोच रहे होंगे कि भाई आप कैसे बता रहे हो कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्योंकि मैंने भाई क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करके रखे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करे हैं, लगभग 30,000, लगभग 2-3 मंथ में 30,000 लगभग प्रैक्टिस कर लिए होंगे। और अभी भी कर ही रहा हूँ प्रैक्टिस। इसलिए जब आप भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो आपको भी आइडिया लगने लगी, एग्जामिनर इस मॉडल से सोच सकता है और यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, इस तरह से सोच सकता है और ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। कि मैंने 5-6 कोचिंग के मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, ठीक, और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। कभी वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कि मॉक टेस्ट में कैसे अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाए, है कि नहीं। चलिए, खजवा का युद्ध देख ले, कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1659 को। और किन किन के बीच? औरंगजेब और सासूजा के बीच हुआ था। और कौन विजय हुआ था? तो औरंगजेब विजय हुआ था। देवराय का युद्ध किन के बीच? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। और औरंगजेब जीता था और वह शासक बना था। क्योंकि कायदे से तो दारा शिकोह को शासक बनना था, क्योंकि बड़ा पुत्र था वो शाहजहां का। ठीक। और कार्यकाल दे युद्ध का कार्यकाल देखे
देवराय का युद्ध का। तो कहीं 12 या 14 लिखा है, तो 12-14 अप्रैल से 1659 ईस्वी तक। ठीक। औरंगजेब देखिए 1658 का कार्यकाल, 1658 से 1707 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। माता का नाम देखिए तो मुमताज बेगम महल, पिता का नाम शाहजहां, और पत्नी दिलसार बानो बेगम। यही है भाई इसकी भतीजी मुमताज बेगम की। ठीक। वो सोचा मैंने तो उसके बाप को पटा ही लिया, तुम इसके बेटे को पटा लो, क्योंकि शासक था, कितनी भी शादी शासक उस टाइम में कितनी भी शादी करते थे। ठीक। तो ये देखिए, तो दिल रास बानो बेगम, ये शब्द मतलब समझाने के लिए भाई रब्बे में बोले, सिर्फ अन्यथा मत लेना। वैसे वो सोचा, उस टाइम जो सोची हो, क्योंकि ऐसे करके बुक में लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने बोल दिया। ठीक। तो दिलसार बानो बेगम, जिसे रबिया उद दरौनी भी कहा जाता है। पुत्र देखे तो मुअज्जम, जिसे जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना गया, मोहम्मद आजम और कामबख्श। राज्याभिषेक पहली बार देखे औरंगजेब का 31 जुलाई 1658 को आगरा में हुआ था, दूसरी बार 15 जून 1659 में दिल्ली में हुआ था, और इसकी मृत्यु कहाँ हुई 1707 इसमें, और मकबरा कहाँ बना औरंगाबाद में। ठीक। भद्दी नगर का मकबरा औरंगाबाद में बना था भाई। मुगल शासन व्यवस्था देखे तो साम्राज्य का विभाजन सूबा सूबा सरकार परगना और मौजाएं बटा हुआ था। सूबा को प्रांत कहा जाता था, सरकार को जिला कहा जाता था, परगना को महल कहा जाता था, और मौजा को दिया या ग्राम कहा जाता था। ठीक। और अधिकारी, सूबा के अधिकारी सूबेदार या नाजिम कहलाते थे, सरकार के अधिकारी फौजदार कहलाता था, परगना या महल का अधिकारी सिकदार कहलाता था, मौजा या दिया या ग्राम का अधिकारी खुदिया, मुकदम या चौधरी कहलाता था। ठीक। ये ध्यान रखेंगे। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में देख ले, बताओ भाई मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अकबर द्वारा किसके द्वारा लागू किया गया था, बताओ भाई। तो अकबर द्वारा लागू किया गया था। ठीक। अकबर द्वारा तो लागू किया गया था। और ये देखिए तो मनसब दो भागों में विभक्त था, एक मनसब जात और एक सवार। ठीक। और मनसब जात में देख ले, एक मिनट भाई रुक जाना। मनसब जात में देखे तो मनसब जात पद में देखे तो ये मनसबदार के वेतन एवं मनसबदारी व्यवस्था के पदानुक्रम को दर्शाता ये जात, ये पदानुक्रम को दर्शाता। बस ध्यान रखें, पदानुक्रम को कौन दर्शाता है, तो जात पद दर्शाता है। सवार पद क्या सूचित करता है, ये सैनिक के दायित्व को सूचित करता है। ठीक। ये ध्यान रखेंगे। मनसबदारी पद इसलिए चालू किया गया था, ये पद वंशानुगत नहीं होते थे, ये भी ध्यान रखेंगे। ये एक पद है जो अकबर द्वारा चालू किया गया था। ठीक। ये मनसब एक पद है, पद का नाम। ठीक। और ये ध्यान रखेंगे, ये वंशानुगत नहीं था। ठीक। इसकी नियुक्ति अंतिम रूप से मुगल सम्राट द्वारा किया जाता, और इसकी सिफारिश कौन करता था, तो मीर बख्शीश बख्शी इसकी सिफारिश का जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ठीक। और मनसबदारों के वेतन एवं जागीर का आवंटन देखे तो दीन ए आला करता था, दीन ए आला ध्यान रखेंगे, आप सुन रहे होंगे। और पदोन्नति का भी निर्णय कौन लेता था, तो सम्राट ही लेता था। ठीक। और मनसबदार देखे तो 10 से 500 जात तक के मनसब होते थे, और अमीर देखे तो 500 से 2500 तक के जात के मनसब होते थे। अमीर उम्दा देखे तो 2500 से अधिक के मनसब होते थे इनके पास। ठीक। ये याद रख लेंगे। और यहां देख एक बात, सवार पद जात पद से ज्यादा नहीं होता था, सवार पद जात पद से, ये पद सवार पद जात पद से ज्यादा, मतलब जात पद ज्यादा होता था, जात पद ज्यादा होता था, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक। और मुगल काल में भूमि विभाजन देखे
तो खालसा भूमि विभाजन क्या है, जो सीधे जो बादशाह के सीधे नियंत्रण में जो भूमि होती थी उसे खालसा भूमि कहा जाता था। और जागीर, ये सरदारों को वेतन के रूप में के बदले दिए जाने वाले भूमि को जागीर कहा जाता है। इसे ही जागीरदार निकला था सब। सयुरगल या मदद ए मास, देखे तो विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों के अनुदान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। ये ध्यान रखेंगे भाई। खालसा भूमि किससे संबंधित है, जागीर भूमि किससे संबंधित है, सरगिल भूमि किससे संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हम तो ठहरे मानव शिल्परानी, हम तो विचार करेंगे भाई, विचार किए बिना तो मानेंगे नहीं। और विचार करके भी गलत आंसर आए तब अंदर से बहुत तकलीफ होता है, ये मुझे पता है। और टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको भी ये बात पता होगा। मुगल काल में भू राजस्व वसूली प्रणाली देखे तो बटाई बटाई, उसे ही गल्ला बख्शी प्रणाली, जब्ती, दहसाला प्रणाली, इजारेदारी या ठेकेदारी प्रणाली, नस्क या कानून प्रणाली, ये सारे भू राजस्व के वसूली के प्रणाली थे। ठीक। बाबर द्वारा आगरा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण किया गया, तो बाबर द्वारा। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। भू राजस्व प्रणाली प्रचलित थी और निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और ये 4-5 दे देंगे और उपरयुक्त इनमें से सभी ई ऑप्शन होगा बीपीएससी में, उपरयुक्त इनमें से सभी आंसर होगा इसका। आगरा की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो बाबर ने। ठीक। अकबर द्वारा आगरा में आगरा का किला, जहांगीर का महल, अकबरी महल बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, जागीर महल, मरियम महल अकबर ने बनवाया था। जहांगीर के द्वारा देखिए तो अकबर का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया था सिकंदराबाद में। दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला, आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल किसने बनाया था, तो शाहजहां। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। और चित्रकला का स्वर्ण काल देखे तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। ठीक। मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकें देखें तो बाबरनामा या तुझ के बाबी के लेखक कौन है, तो बाबर। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम। ताजुल मासीर के लेखक कौन है, तो हसन निजामी। तबकाते अकबरी के लेखक कौन है, तो निजामुद्दीन अहमद। तारीखे शेर शाही के लेखक कौन है, तो अब्बास खान शेरवानी। आलमगीर नामा के लेखक कौन है, तो मोहम्मद काजिम। कानून ए हुमायूनी के लेखक कौन है, तो ख्वांद मीर है। नुस्खा ए दिल खुशा के लेखक कौन है, तो भीमसेन है। सियार उल मुतखरीन के लेखक कौन है, तो गुलाम हुसैन है। इकबाल नामा ए जहांगीर के लेखक कौन है, तो मुतमिद खां है। शाहजहां नामा के लेखक कौन है, तो इनायत खां है। चहार चमन के लेखक कौन है, तो चंद्रभान है। फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है, तो ईश्वर दास नागर है। खुला सत उत तवारीख के लेखक कौन है, तो सुजान राय भंडार है। भाई याद है सुजान देवी, समझने वाला समझ गया होगा। सुजान देवी कहाँ की हम बात कर रहे हैं, सुजान राय भंडारी। ठीक। उत्तर मुगल कालीन शासक देखिए, ये कालक्रम दिया हुआ है व्यवस्थित रूप से। चालू कहां से करें बताओ भाई, चालू कहां से? 1707 से 1712 ईस्वी का कालक्रम बहादुर शाह प्रथम का था। इसके बाद आया था शाहजहांदार शाह। इसके बाद फर्रुखसियर आया था। फर्रुखसियर के बाद रफी उद्दौला आया था। और रफीदुल्लाह के बाद मोहम्मद शाह आया था। मोहम्मद शाह के बाद नादिर शाह आया था। नादिर शाह के बाद अहमद शाह आया था। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय आया था। आलमगीर द्वितीय के समय ही दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। ठीक। और मोहम्मद शाह के समय देखिए नादिर शाह का आगमन मोहम्मद शाह के समय, और अहमद शाह अब्दाली का आगमन आलमगीर द्वितीय के समय।
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। और उस समय देखिए मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। अकबर द्वितीय का कालक्रम देखिए तो 1806 से 1837 है, जो शाह आलम द्वितीय के बाद बना था। और शाह आलम द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम शासक था, जब 1857 की क्रांति हुई थी। और उसको नेतृत्वकर्ता के रूप में इसे सारे सैनिकों के नेतृत्वकर्ता के रूप में 1857 क्रांति का नेतृत्व इसे संभालने के लिए सौंपा गया था, बहादुर शाह जफर के द्वारा संभाला गया था और संभालने के लिए दिया भी गया था। ठीक, तो आज मध्यकालीन भारत का क्विक रिवीजन समाप्त हुआ। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को ये क्विक रिवीजन अच्छा लग रहा होगा, है कि नहीं? तो अब कल हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्विक रिवीजन करके, वो भी तीन लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री को क्विक रिवीजन हो जाएगी। इसके बाद पॉलिटी लाएंगे, ज्योग्राफी, सारे टॉपिक कवर करेंगे। जो 60 दिन में बोले हैं ना, उसे करके दिखाएंगे। ठीक, तो इस बार 17वीं बीपीएससी आराम मस्ती में देना है और क्विक रिवीजन करते रहिए। और अब अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग बताइए कि बहुत अच्छा है भाई, बनाते रहो और काम भी आ रहा है, जिससे मोटिवेशन भी मिलेगा, पता भी चले कि कोई वीडियो देख वही रहा है या नहीं रहा है, या ऐसे ही बनता जा रहा है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि तब तो नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक, तो चलिए, धन्यवाद।